तो देखिए, जब भी हमने देखा कि जब भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी का आता है तो हमें ओवरऑल इफेक्ट लगाते हैं, मतलब सारे इफेक्ट को लगाकर हमें क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। तो सारे इफेक्ट किस क्रम में लगाए जाएंगे, तो आ रही के क्रम में। सबसे पहले हमें एरोमेटिक इफेक्ट के द्वारा कंपाउंड को अलग करना है, उनका स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा अनुनाद वाले का, उससे कम होगा अतिसंयुग्मन यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाले का, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी इंडक्टिव वाले की। तो इसको देखते हुए जो कुछ क्वेश्चन आपको बताऊं कि जैसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ क्वेश्चन है, तो इनमें अगर हम देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सामान्यतः ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होते हैं, नॉर्मली जो ओपन चेन मतलब जिनके पहला और अंतिम कार्बन फ्री रहता है तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जिनका फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन अटैच्ड रहता है, हाथ पकड़े हुए रहता है, जैसे अपन ने एक श्रृंखला बनाई, उसके पहले व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति को अलग अलग रखा तो वो खुली श्रृंखला है। पहले व्यक्ति से बोला जाओ आखिरी व्यक्ति का हाथ पकड़ लो तो वो एक गोल श्रृंखला, बंद श्रृंखला बन गई। तो ऐसे ही ओपन चेन कार्बन श्रृंखला का मतलब होता है कि जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर फ्री, एंड क्लोज चेन कार्बन चेन का मतलब होता है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर अटैच्ड। ठीक है, तो हम नॉर्मली ओपन चेन में जो ट्रांस वाली जो अल्कीन संरचना होगी वो सिस से अधिक स्थायी होती है, जबकि क्लोज चेन में बंद संरचना में जो सिस वाली होगी वो अधिक स्थायी होगी किससे, ट्रांस वाली से। ठीक है, तो सिस फॉर्म जो है वो अधिक स्थायी होगा ट्रांस वाले से, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें है, ये किस में है, ये है आपका ओपन और क्लोज चेन में। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन लगाते हुए हमें इसका उत्तर निकालना है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर बस 5-10 मिनट है ना, हाँ ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर, अब जैसे इसमें ओपन और क्लोज में देख लिया, ओपन में क्या होगा, नॉर्मली सामान्यता कि ओपन में जो ट्रांस वाला है उसकी स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होगी, क्लोज में सिस वाले की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होगी। अगर आप इधर देखोगे इस क्वेश्चन को अगर हम बताएं तो इस क्वेश्चन में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने ये देखा है कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है आपका डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन है, अल्कीन से डबल बॉन्डेड से जो कार्बन जुड़े होते हैं वो अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन गए तो एक हाइड्रोजन होगा, इस अल्फा कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन गए तो एक हाइड्रोजन, तो इसमें टोटल ओवरऑल 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना, कितने होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में हम गए तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन जुड़े हैं, ये कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन है। तो यहाँ 3 हल गए, यहाँ 1 2 बन गए तो 2 होंगे, यहाँ 1 2 बन गए तो यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2 होंगे, तो टोटल 3 2 5 2 7 2 9, तो यहाँ हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 7 2 9। फिर अगर यहाँ जाएंगे तो ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, इससे ये जोड़ा CH3, इससे ये जोड़ा CH3, इससे ये जोड़ा, इससे ये जोड़ा, तो इस पे 2 हो गए, इस पे 2 हो गए, तो 3 3 6 6 4 10, यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इस वाले में गए तो ये इससे जुड़ा कार्बन 1 2 3 और 4 अल्फा कार्बन से सीधे जुड़े हैं तो उनके हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ कितने हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर हमने बोला था कि जब भी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देखोगे तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, अगर इनका नाम दे दिया जाए तो ये A है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा जो है क्या, सबसे ज़्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो C में है, तो C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर देखा B में है 9 तो फिर B की, फिर देखा D में है 8 तो फिर D की, और कब से कम है A में, तो लास्ट में आ गया A। तो इसके हिसाब से उत्तर हो जाए C B D A। ठीक है, अब हमने अगर हम देखें कि कुछ इफेक्ट के द्वारा जो नॉर्मली एक और इफेक्ट आपका बचा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब कुछ नहीं है, जब किसी दूसरी अटैकिंग स्पीसीज की उपस्थिति के कारण, मान लीजिए जैसे आपके घर में कोई आता है तो जब घर में मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, अच्छे से बैठना, जब तक वो जाए नहीं, ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब संस्कारी बन के बताना। जैसे ही मेहमान गए तो असली रूप में बच्चा आ जाता है। तो ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई मेहमान आता है उसके हिसाब से घर में जो परिवर्तन हुआ
वो होगा। जैसे ही मेहमान गया तो तुरंत फैलाना फैल जाएगा। जैसे घर में कोई मेहमान आता है, हम घर को अच्छा सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, सब चीज़ सिस्टमेटिक रख देते हैं, जैसे ही वो जाते हैं तुरंत सब कुछ इधर उधर कर देते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी भी बॉन्ड पर, कौन सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे अगर कोई अटैकिंग प्रजाति, अटैकिंग स्पीसीज आ रही, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यदि होता है तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये ऐसा इफेक्ट है जो टेम्परेरी है। कैसा है? टेम्परेरी है ना। अस्थायी है। जैसे ये जाएगा तुरंत वो क्या कर लेगा, अपने आप को बदल लेगा। यानी कि इसके आने की वजह से, इसके आने की वजह से, जैसे अब मान लो यहाँ कोई आया, यहाँ प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो इनके आने से ये क्या होगा, अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। कहेगा भैया कि मैं अपना बॉन्ड तोड़ लूँ ताकि इनमें से कोई आके मेरे से जुड़ जाए। तो इसके आने की वजह से, अटैकिंग स्पीसीज आने की वजह से इसमें क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। और जैसे ही तुम इस स्पीसीज को हटा दोगे तुरंत ही ये क्या कर लेगा, अपना डबल बॉन्ड वापस बना लेगा। तो ये क्या है, टेम्परेरी स्थान। इसमें इलेक्ट्रॉन का टेम्परेरी ट्रांसफर होता है उसमें। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। देखिए इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उस वाले केंद्र पर स्थानांतरित होगा। ये प्लस ई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन उस केंद्र की तरफ स्थानांतरित होगा जिस पर आकर अटैकिंग स्पीसीज जुड़ेगी। इलेक्ट्रॉन उस दिशा में, उस केंद्र पर जाएगा जहां आक्रमण करने वाली प्रजाति आकर जुड़ेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, या उल्टा देख लो, ये बात वही है कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी पे आके अटैकिंग प्रजाति जुड़ जाएगी। तो ये इस पे आएगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो जैसे ये रहा, यहाँ ई जुड़ गया और यहाँ क्या बचा रहा, प्लस बचा। ठीक है, फिर अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या देखेंगे कि जो अटैकिंग प्रजाति है वो उस केंद्र पर जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ। क्या बोल दिया, अटैकिंग प्रजाति उस केंद्र पर जाएगी जहां इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर नहीं हुआ तो यहाँ NU जुड़ जाएगा और यहाँ O- बचा रहेगा। जैसे ही तुम NU को हटा देते हो, जैसे ही तुम E को हटा देते हो, तुरंत ये इस रूप में बदल जाएगा, तुरंत ये इस रूप में बदल जाएगा। तो ये सिंपल है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब टेम्परेरी इफेक्ट है जो किसी अटैकिंग प्रजाति के उपस्थिति के कारण क्या होता है, आ जाता है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखा है कि क्या कौन सा इफेक्ट लगाना है, हमको डायरेक्ट बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन बताना है। क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, हमें कार्ब कैटायन के स्थायित्व का क्रम बताना है। अगर हमने देखा तो हमने देखा भैया कार्ब कैटायन है, फिर हमने क्या बोला कि जब भी कार्ब कैटायन होता है, कार्बन कैटायन होता है तो उसमें कौन कौन सा, प्लस M, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस I, इनके इफेक्ट के समानुपात होगा। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस M, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I के समानुपात, और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी माइनस M, हाइपर कॉन्जुगेशन तो माइनस के पास होता नहीं है, माइनस M या माइनस R होगा या प्लस M या प्लस R होगा, और माइनस I के व्युत्क्रमानुपात होगा। हाइपर जो आपका कार्ब कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी प्लस प्लस वाले, मैंने बोला था ना, प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, माइनस वाले प्लस की स्टेबिलिटी घटाते हैं। कितना घटाएगा वो उसकी पावर ताकत पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देखें तो हमें निकालना है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी। सबसे पहले हमने देखा बेंजीन 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 बेंजीन, सबके अंदर बेंजीन देंगे, उत्तर वहाँ से नहीं आएगा। अलग क्या है, अलग है नीचे वाले भाई साहब, नीचे वाले भाई साहब पैरा पोजीशन पे जो लगे हुए। सबसे पहले देखा NO2 का होता है माइनस M, क्या होता है, माइनस M, है ना, माइनस I भी होता है। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है माइनस I, क्या होता है, माइनस I। इसका क्या होता है, जैसे ही ये अल्काइलेटेड बेंजीन आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस नहीं, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और OR, ये है OR, और OR का होता है प्लस M। ठीक है, तो हमने देखा प्लस के साथ प्लस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। देखिए बताइए, मुझे बताइए प्लस M ज़्यादा पावरफुल है कि हाइपर कॉन्जुगेशन? तो प्लस M मतलब रेजोनेंस, हमने पढ़ा था आ रही, क्या लगाना है, आ रही। सबसे ज़्यादा स्थायी होंगे एरोमेटिक वाले, सारे ही एरोमेटिक रिंग लिए रखे, कुछ अलग नहीं, तो कट गया। फिर हम गए रेजोनेंस के पास, हमने देखा रेजोनेंस सब में ही रेजोनेंस है,
तो ये भी कट गया। फिर हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमने ये देखा कि लगाया अलग अलग इफेक्ट, इसमें लगा -m, इसमें लगा +m, इसमें लगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें लगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्रबलता में तुमने देखा है सबसे प्रबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, इसी को हम मीजोमेरिक भी बोलते हैं। मीजोमेरिक एक विशेष प्रकार का अनुनाद है जिसमें केवल और केवल असंतृप्त कार्बन पर या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, तब हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो +m, OR डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो -m, ये है। प्लस के साथ माइनस वाली स्टेबिलिटी घटाएंगे, तो ये तो पक्का है ये दोनों कम होने वाले हैं। ये दोनों क्या होने वाले हैं? कम होने वाले हैं। और अगर आपने देखा कि ये दोनों कम होने वाले हैं तो ज़्यादा कौन होगा? ज़्यादा प्लस वाला होगा। अब तुमने देखा प्लस वाला है कौन? तो प्लस वाला ये रहा, सबसे ज़्यादा प्लस है, मान की रेजोनेंस, तो ये सबसे ज़्यादा आएगा D, है ना। अगर इनका नाम दे दो A B C D, तो सबसे ज़्यादा आ गया D के बाद फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबिलिटी बढ़ाता है तो C। अब B और A में -m है, प्लस के साथ माइनस वाला स्टेबिलिटी घटाएगा, जितना पावरफुल उतनी ज़्यादा घटाएगा। तो -m पावरफुल होता है या -i? तो -m पावरफुल, मारने वाला ताकतवर है, खली है, तो ज़्यादा मारेगा तो स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में आएगी, और इससे ज़्यादा आएगी B की, क्योंकि मारने वाला दुबला पुतला राजपाल यादव है ना, दुबला पतला राजपाल यादव। तो राजपाल यादव मारे और खली मारे, कौन ज़्यादा मार पाएगा? खली मार पाएगा, तो इसलिए सबसे लास्ट में है और ये सेकंड लास्ट में। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा D की स्टेबिलिटी, उससे कम C की, उससे कम B की और उससे कम A की। अगर हम इसी सेम देख लीजिए सबने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करें, क्या चेंज करें? हम चेंज कर दें चार्ज। क्या चेंज कर दें? चार्ज। अगर हम इस प्रश्न को चार्ज चेंज कर देते हैं, है ना, आवेश की मात्रा, आवेश का जो साइन है वो बदल देते हैं, तो हमारा उत्तर भी बदल जाएगा। उत्तर भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखिए, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस। अब आया कार्ब एनायन, क्या आ गया? कार्ब एनायन। क्या आ गया? कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मतलब माइनस है, माइनस के साथ माइनस वाले, -m बोलो चाहे -r, बढ़ाएंगे -i वाला समानुपात होगा, +m +r या +i व्युत्क्रमानुपात होगा। ठीक है, माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, माइनस के साथ प्लस वाले स्टेबिलिटी घटाते हैं। देखा, माइनस के साथ माइनस बढ़ाएगा, जो ज़्यादा प्रबल ज़्यादा बढ़ाएगा। NO2 का के इसमें -m है, सबसे ज़्यादा प्रबल है तो A आ जाएगा, A के बाद B आ जाएगा। C और D में हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक में क्या करना है? दोनों के दोनों को क्या काम है? घटाना है। दोनों को क्या करना है? घटाना। अब हमें बस इतना देखना कौन ज़्यादा घटाएगा। तो मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में प्रबल होता है मीजोमेरिक, तो वो ज़्यादा घटाएगा, इसलिए लास्ट में आ जाएगा D और बीच में आ जाएगा C। तो उत्तर हो जाएगा A B C D। क्या हो जाएगा? A B C D। सारे प्रश्न में आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आ रही, सबसे पहले एरोमेटिक वाला देखेंगे, अगर मिल गया सबसे ज़्यादा स्थायी, उसके बाद देखेंगे रेजोनेंस या मीजोमेरिक, अगर वो मिल गया तो उससे ज़्यादा वो, और फिर लास्ट में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से उत्तर नहीं आएगा तो हम जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट के पास। किसके साथ जाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के पास। एक और बात ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर डिपेंड करता है, उसके आधार से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे ये रहा, चलिए, तो इसमें हमें देखना है इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई लोग बोलेगा कि इसमें तो पता ही नहीं कि धन आयन की स्टेबिलिटी निकालना है कि ऋण आयन की, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो 100% उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसमें या तो प्लस के रूप में निकल रही होगी तो माइनस बचेगा, या माइनस के रूप में निकल रही होगी तो प्लस बचेगा। तो यहाँ हम जब देखते हैं तो फिनॉल मतलब H+ रिलीज करता है, तो बचेगा क्या? O-। क्या बचेगा? O-। क्या बचेगा? O-। क्या बचेगा? O-, है ना। यानी कि हमें ऋण आयन की स्टेबिलिटी निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ऋण आयन की स्टेबिलिटी ऋण वाले बढ़ाएंगे और धन वाले घटाएंगे। तो हम चलते हैं ग्रुप के पास। तो हमने देखा इसका -m है, यहाँ -i भी होगा, इसका केवल और केवल यहाँ -i होगा, इसका यहाँ -m और -i दोनों होंगे, और यहाँ 0 इफेक्ट। माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो ये तो क्लियर है कि ये तीनों वाले हाई होने वाले हैं, ज़्यादा होने वाले, और लास्ट में होगा D, क्योंकि D में कुछ भी नहीं है ना। ये है D, ये है C, ये है B और ये है A, है ना। तो लास्ट में हमने देखा कि कुछ भी नहीं है, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे?
कुछ भी ना बढ़ा रहे होंगे ना घटा रहे होंगे तो लास्ट आएगा। अब इन तीनों में हमें पता करना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो जब हम याद करते हैं तो हमने देखा मीजोमेरिक मेटा पे नहीं लगता है और ऑर्थो और पैरा पे लगता है। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक नहीं लग रहा, केवल और केवल इंडक्टिव लग रहा। हम ये बात जानते हैं कि मीजोमेरिक है खली और इंडक्टिव है राजपाल यादव। कौन ज़्यादा पावरफुल है? मीजोमेरिक। तो ये तो पता है माइनस के साथ माइनस वाला पावरफुल बढ़ाएगा, माइनस के साथ माइनस वाला पावरफुल बढ़ाएगा। अर्थात कि जो आपके ए और सी में बात करेंगे तो उसमें है क्या है माइनस आई, उसमें क्या है माइनस एम है और माइनस आई है, इसीलिए वो किससे बी से ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें केवल और केवल माइनस आई। तो ये डिसाइड हो गया कि बी आएगा इधर, है ना। अब ए और सी में हमने देखा तो हम जानते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस कभी भी दूरी पे डिपेंड नहीं करता, कॉन्जुगेट पोजीशन पे तो डिपेंड करता है। डबल सिंगल जो भी है, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल मुक्त मूलक, लेकिन डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता। तो हमने ये देखा कि इधर भी इंडक्टिव जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो बराबर होगा, इधर भी मीजोमेरिक इफेक्ट बराबर होगा। तो हमने कहा यार फिर उत्तर कैसे आएगा? तो हमने कहा कि अरे भैया एक और तो है, क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है, DNP सबसे ज़्यादा दूरी देखेंगे, अगर दूरी ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम ज़्यादा जो भी है उसके हिसाब से होगा। अब हमने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा दूर है तो यहाँ है इंडक्टिव इफेक्ट वीक, यहाँ सबसे ज़्यादा पास है तो यहाँ है इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग और यहाँ होगा मीडियम। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस के साथ माइनस वाला स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बढ़ाएगा, माइनस के साथ माइनस वाला स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बढ़ाएगा। तो A फिर C और फिर B और फिर D, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी ऐसे आयन का देखना हो तो हम क्या देख लेंगे कि उसके ऊपर कौन से ग्रुप लगे। अब हमने यहाँ देखा वही वाली बात है, क्या है कि भैया माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, एक माइनस वाला माइनस एम और माइनस आई, है ना। दो माइनस एम माइनस आई, तीन माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, है ना। तो यहाँ लगे हैं तीन माइनस वाले ग्रुप, सबसे ज़्यादा यही बढ़ाएंगे तो ये ए है, ए हो गया। फिर यहाँ लगे हैं दो माइनस ग्रुप तो सेकंड पे आएगा। फिर थर्ड वाले में सी में लगे हैं एक माइनस ग्रुप और डी में लगे हैं एक भी माइनस ग्रुप नहीं, डी में कुछ भी नहीं लगा तो वो लास्ट में आएगा। तो माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, माइनस के साथ प्लस वाले स्टेबिलिटी घटाएंगे। मीजोमेरिक कभी भी दूरी पे नहीं लगता, जितना इस स्थान पे लगेगा उतना ही इस स्थान पे लगेगा, उतना ही इस स्थान, मतलब दूरी पे निर्भर। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पे निर्भर करता है। ये पास में है, ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन सबसे पास होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। फिर पैरा पोजीशन सबसे दूर होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? वीक होगा। और मीडियम पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट मीडियम होता है आपकी मेटा पोजीशन पे, एम से मेटा एम से मीडियम। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये दिया है एसिड, हम जानते हैं एसिड का मतलब होता है H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो माइनस बचा रहेगा, क्या बचा रहेगा? माइनस। तो हमें स्थायित्व किसका निकालना है? माइनस का। किसका निकालना है? माइनस का। फिर अगर हमने माइनस का स्थायित्व निकाले तो हम क्या देखें कि इसमें जो है ये कौन सा ग्रुप लगा है? माइनस एम माइनस आई। ये कौन सा है? केवल माइनस आई। ये कौन सा है? माइनस एम माइनस आई। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, जो ज़्यादा प्रबल वो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ए में है ना बी सी और डी, हमने क्या देखा ए और सी में, ए और सी में है आपका माइनस एम और माइनस आई साथ में, बी में केवल है माइनस आई, डी में तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है तो ये फिक्स है कि डी आएगा लास्ट में, क्योंकि डी में ना तो बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है, तो डी हो गया लास्ट में। अब ए सी बी में देखा तो ए सी में लग रहा है मीजोमेरिक और बी में ओनली इंडक्टिव लग रहा है। तो हम जानते हैं ओनली इंडक्टिव इफेक्ट में मीजोमेरिक पावरफुल होता है, तो मतलब ए और जो सी है वो आगे आएगा और बी जो है वो पीछे आएगा, तो बी आ गया इस स्थान पे। अब ए और सी में देखा तो मीजोमेरिक दोनों में समान ही लगेगा, चाहे ऑर्थो पोजीशन हो चाहे पैरा पोजीशन हो। इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग लगेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगता है स्ट्रॉन्ग प्रबल और पैरा पोजीशन पे लगता है वीक यानी दुर्बल। बढ़ाने वाला दुर्बल है, बढ़ाने वाला प्रबल है। कौन ज़्यादा बढ़ाएगा? प्रबल वाला। तो सबसे आगे आएगा ए, उसके पीछे आएगा सी और उत्तर हो जाएगा ए सी बी डी। क्या हो जाएगा? ए सी बी डी। अगर सेम प्रश्न हम यहाँ देखें, यहाँ जब हम देखते हैं तो हमें वही माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, ऋण आयन की स्टेबिलिटी निकालनी है। NO2 का होता है माइनस एम माइनस आई,
Cl का होता है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, इसका होता है, अब इधर माइनस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव। अगर ये प्लस होता तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोल देते। और OH का होता है प्लस एम। क्या होता है? प्लस एम। अब देखो माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, ये प्योर माइनस माइनस है, क्या है? प्योर माइनस माइनस है, पूरा माइनस ही माइनस है ना। और B की बात करोगे तो माइनस एम है पर प्लस भी है कुछ, और C की बात करोगे तो इसमें प्लस एम है और उसमें प्लस एम है। ठीक है, तो माइनस के साथ माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, अर्थात A और B C और D से ज़्यादा होने वाले हैं। तो A और B हो गए ज़्यादा। अब A और B में कौन ज़्यादा होगा? तो इसमें दोनों माइनस है, माइनस एम और माइनस आई, माइनस के साथ माइनस माइनस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा A, फिर उससे कम हो जाएगा B क्योंकि उसमें माइनस है लेकिन प्लस भी है। फिर C और D में अगर हम देखें तो माइनस के साथ प्लस मारने वाला राजपाल यादव, माइनस के साथ प्लस मारने वाला खली, कहाँ ज़्यादा मरेगा? यहाँ। तो लास्ट में हो जाएगा D और उसके बीच में हो जाएगा C, तो उत्तर आ जाएगा ABCD। क्या आ जाएगा? ABCD। एक और बात अगर हम बताएं कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मतलब जिनमें बेंजीन के एसिड ये लगा है और यहाँ लगा है एक ग्रुप ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, ऑलवेज उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो ये जो रिंग का निर्माण करेगा यहाँ से वो अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है ना। क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तुरंत वो H को निकाल देगा, H को निकाल देगा मतलब इसकी अम्लीय प्रबलता ज़्यादा होगी, है ना, इसकी अम्लीय प्रबलता ज़्यादा होगी। तो सबसे फर्स्ट पे जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब ये माइनस बनेगा तो ये एक क्या बनेगा? स्टेबल रिंग बनाएगा। अब अगर हम देखें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है कब? जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की हमेशा स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है। कारण क्या है? कारण है बल्कि ग्रुप। क्या कारण है? बल्कि ग्रुप। ये जो बल्कि ग्रुप होंगे अगर वो ऑर्थो पोजीशन पर लगे तो फर्स्ट पे इसी को देना है, चाहे कोई सा भी इफेक्ट हो, उसका प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो। ठीक है, अब कौन कौन होंगे तो नहीं देना है। तो अगर इस ग्रुप में हाइड्रोजन है तब ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, OH है तब ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, NH2 है तब भी ये कंडीशन नहीं लगेगी, F है तब भी ये कंडीशन नहीं लगेगी और Cl है तब भी ये कंडीशन नहीं लगेगी। अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका वही वाला उत्तर है। ये Br एक बल्कि ग्रुप है तो लग जाएगी, तो A सबसे आगे। अब बचे बचाए में तुम उत्तर देख लो, अब बचे बचाए में तुम उत्तर देख लो। तो हमने देखा ये माइनस है, माइनस है, माइनस है। हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ माइनस होगा परंतु प्लस एम से ज़्यादा। क्या होगा? प्लस एम से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ABCD। क्या हो जाएगा? ABCD। ठीक है, तो ये इसका हो गया। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का, तो बेसिक स्ट्रेंथ के कॉमन पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? कि जो अमाइन होगा, है ना, कौन सा हो सकता है? हो सकता है NH2 प्राइमरी अमाइन, NH सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। एक R ग्रुप लगा है मतलब एक हाइड्रोजन लगा, प्राइमरी अमाइन। 2 R ग्रुप मतलब 2 हाइड्रोजन हट गए, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, और ये वाले टर्सरी अमाइन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सबसे ज़्यादा अमाइन स्टेबल होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ होगी RNH वाले की। फिर उसके बाद अमाइड की होगी तो RCONH2 वाले की। फिर उसके बाद साइनाइड की होगी तो CNR वाले की। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ है। फिर एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन में एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक मतलब जो कार्बन श्रृंखलाओं से खुली हुई, साइक्लिक, उनसे जुड़ा हो। एरोमेटिक का मतलब वो अमाइन ग्रुप केवल और केवल एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा है। किससे? एरोमेटिक से। तो एलिफेटिक एरोमेटिक में एरोमेटिक की क्षारीयता एरोमेटिक से ज़्यादा होगी, एलिफेटिक की क्षारीयता एरोमेटिक से ज़्यादा होगी। लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो है लोकलाइज्ड लोन पेयर कंपाउंड्स आर मोर बेसिक देन डी लोकलाइज्ड लोन पेयर कंपाउंड। मतलब क्या है? लोकलाइज्ड जो लोन पेयर कंपाउंड होंगे उनकी क्षारीयता डी लोकलाइज से अधिक होगी। देख लीजिए कैसे, ये मान लीजिए ये रहा एक, ठीक है,
ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया, ठीक है। ये अगर देखें हम इनमें लोकलाइज और डीलोकलाइज में, तो ये देखिए अगर आप इसमें देखोगे तो इसके जो लोन पेयर है वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसके लोन पेयर देखोगे तो ये लोन पेयर सिंगल और डबल, क्या आ गया, डबल सिंगल लोन पेयर। इसके देखोगे तो आपका लोन पेयर सिंगल डबल और फिर डबल, है ना, ये आ गया। मतलब ये और ये आखिरी से जुड़ा है, तो ये ऐसा है। डबल, ठीक है। तो ये रहा आपका कि, है ना, फिर सिंगल और लास्ट में डबल, ये हो गया, 3 डबल बॉन्ड है। अब अगर आप इसकी बात करोगे, देखिए जब लड़की वाले को लड़के वाले देखने आते हैं, अगर लड़की घर पे मिल गई तो शादी पक्के होने की संभावना है ना। लड़की अगर घर पे है, देख लेंगे, पसंद आएगी तो ठीक, नहीं आएगी कोई बात, लेकिन अगर पसंद आ गई तो शादी होने की संभावना है। अगर मान लो लड़की वाले को, लड़के वाले लड़की को देखने लड़की के घर आए, लड़की है मामा के यहाँ, एक घर में गए तो देखना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। फिर मान लो लड़की मामा बुआ के घर घूमते घूमते और कहीं चली गई तो और मुश्किल होगा। तो जब भी ये लोन पेयर, हम क्या जानते हैं कि बेस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, जिसके पास कमी होगी। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ही घर में नहीं है, वो किसी दूसरे के यहाँ घूमने गया है, तो डोनेट क्या घंटा करेगा, तो क्या कहें, जब ये डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। अब इसके लोन पेयर है लोकेलाइज, क्या है, लोकेलाइज, एक ही स्थान पर पड़े हैं, कहीं घूमने नहीं जाए, तो जिसको देना होगा उसको आसानी से दे देगा, तो इसीलिए इसकी क्षारीयता होगी ज़्यादा। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अनुनाद में घूमने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बुआ मामा फूफा के घर घूमने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घूमने जाएंगे तो जिसको इसे इलेक्ट्रॉन देना है उसको नहीं दे पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाकर वापस आएगा तब देगा। जितना बड़ा चक्कर उतने ज़्यादा समय में आएगा, और जितने ज़्यादा समय में आएगा उतने ज़्यादा समय में इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उतनी कम क्षारीयता। तो यहाँ चक्कर इतने का है, कहाँ का है, यहाँ चक्कर है इतने का, और तुरंत वो वापस आ जाएगा, इतना चक्कर लगाए वापस आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से घूमने गया तो पूरा इलेक्ट्रॉन देके वापस आएगा। तो बड़ा चक्कर है, बड़ा अनुनाद है, ज़्यादा अनुनाद में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी कम होगी। तो लास्ट में आएगा सी और सेकंड पे आएगा बी। तो हमेशा ये भी प्रश्न आता है कि डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक क्षारीयता कराते हैं, जबकि लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन अधिक क्षारीयता करवाते हैं, जबकि डीलोकेलाइज वाले कम। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो गए उसकी क्षारीयता कम, जिसके इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज एक स्थान पर फिक्स हैं, निश्चित हैं, उसकी क्षारीयता ज़्यादा। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखें, सबसे ज़्यादा कार्बनिक एसिडों में जो प्रबल एसिड है वो है पिक्रिक। पिक्रिक एसिड का मतलब होता है कि फिनॉल पर 3 नाइट्रोजन लगा दिए, NO2 लगा दिए, कितने, 3, है ना, ये हो गया पिक्रिक। सबसे ज़्यादा अम्लीय है पिक्रिक एसिड, उससे कम अम्लीय है क्या है, सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक है, सॉरी SO3H मतलब ये वाला होगा, किसी के साथ भी जुड़ सकता है, वो तो डिपेंड करता है, मतलब ये SO3H, ठीक है। और उससे कम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOH, और उससे भी कम अम्लीय होगा फिनॉल मतलब C6H5OH, और उससे कम अम्लीय होता है एल्कोहल मतलब ROH। मतलब तो कार्बनिक में एसिडिक की प्रबलता का क्रम हो जाएगा, सबसे पहले पिक्रिक, उससे कम सल्फोनिक, उससे कम कार्बोक्सिलिक, उससे कम फिनॉल, और उससे भी कम आपका एल्कोहल ग्रुप होगा, ठीक है। फिर अगर हम कार्बोक्सिलिक की बात करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप R में थोड़ा सा यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको पॉइंट ध्यान देने योग्य है, क्या है कि अगर इसकी बात करोगे तो इसमें सबसे -M जिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लगा होगा, फिर -I वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और फिर RCOH वाला कार्बोक्सिलिक, है कि नहीं, क्योंकि -M वाला कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप से माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस के साथ माइनस वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ज़्यादा प्रबल ज़्यादा बढ़ाएगा,
थोड़ा सा कम प्रबल, थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, और अगर R है तो घटा देगा। तो जब भी कार्बोक्सिलिक में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा माइनस है, जिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COH में माइनस M लगा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा या एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। उसके बाद वो जिसमें माइनस I वाला लगा होगा, फिर R वाले यानी प्लस प्लस वाले लास्ट में आते हैं। फिर हमने ये देखा, अगर हम नेक्स्ट इसका देखें तो नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि फॉर्मिक अम्ल की स्थिति बेंजोइक अम्ल से अधिक होती है, क्योंकि है ना तुरंत ही टूटकर CO2 और H2O में बदल जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल सबसे अधिक एसिडिक होगा, फिर बेंजोइक अम्ल होगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अब एक इक्वल RS वाला कॉन्सेप्ट चलता है, उसी के आधार पर ये सल्फोनिक आगे है, उसके पीछे कार्बोक्सिलिक है और उसके पीछे फिनॉल है। इक्वल RS का मतलब क्या होता है? इक्वल RS का मतलब होता है जब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आवेश है वो समान तत्व पे घूमने जाएगा। देखो कैसे, इस पे जैसे ही तुम देखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, SO-, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये भी डबल बॉन्ड बन गया। कहाँ दिख रहा है, इस पर O- दिख रहा है। फिर अगर तुम देखोगे दोबारा से तो क्या देखोगे, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, S, ये वाला तो डबल रहेगा, ये वाला भी डबल बन जाएगा और ये वाला डबल रहेगा। तो तीनों ही संरचनाओं में जब हम गए तो हमने देखा कि ऑक्सीजन पे माइनस था, हाँ, ऑक्सीजन पे माइनस था, हाँ, ऑक्सीजन पे माइनस था, हाँ, मतलब माइनस केवल और केवल एक ही परमाणु पे स्थानांतरित हो रहा, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक ही परमाणु पे स्थानांतरित हो रहा। कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जब कभी भी अनुनाद में इलेक्ट्रॉन समान परमाणु पर, आवेश समान परमाणु पर स्थानांतरित होता है तो उन संरचनाओं को इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, समान अनुनादी संरचनाएं। तो ये इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 इक्वल RS। कितने हैं, 3 इक्वल RS, है ना। अगर तुम ऑक्सीजन वाले में देखो तो ये हटेगा प्लस में, ये माइनस में आएगा। इसका दूसरा जब संरचना बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास हो जाएगा, तो दूसरी संरचना क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी CO-, यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। तो देखो पहली बार में देखने गए थे तो माइनस इस ऑक्सीजन पे था, फिर देखा तो माइनस ऑक्सीजन पे ही है, तो इसमें भी माइनस समान परमाणु पर स्थानांतरित हो रहा है। कितनी संरचनाएं बन रही, 2, तो नाम है इक्वल RS। कितनी, 2 इक्वल RS। अगर इसमें देखोगे तो ये प्लस में निकल जाएगा H और O- बचेगा, यहाँ O पर माइनस है। जैसे ही यहाँ देखोगे तो कार्बन पे माइनस आएगा, यहाँ भी कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे, तो माइनस किस पे आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन पे, एक बार कार्बन। जैसे ही एक बार बदला मतलब इसका नाम हो जाएगा अनइक्वल। क्या नाम हो जाएगा, अनइक्वल। तो अनइक्वल RS बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 5। कितने बन रहे हैं, 5। तो यहाँ अनइक्वल RS, हमेशा 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 इक्वल RS की स्टेबिलिटी, किसकी, इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अनइक्वल वालों से, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगी। इक्वल RS वाले चाहे 2 बने, 4 बने, 3 बने, हमेशा अनइक्वल वालों से इक्वल वाले आगे होंगे। फिर अगर हम बात करें लास्ट, तो इसका है एसिटिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से अम्लीयता का क्रम क्या होगा। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। कार्बनिक अम्ल का मतलब होता है HCOOH। क्या है कार्बनिक अम्ल, H2CO3, है कि नहीं, H2CO3। और इसमें क्या है आपका CH3COH, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन जा रही है ना, प्लस माइनस, ठीक है। अब इनमें क्या होगा कि देखिए दोनों में बराबर बराबर है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी इससे कम क्यों होने वाला। अब इसमें तुमने देखा कि ये जो ग्रुप लगा है, ये लगा है प्लस I का, क्या लगा है, प्लस I का, और यहाँ तो कुछ भी नहीं, H है, तो माइनस के साथ प्लस वाले स्टेबिलिटी घटा देंगे, तो कार्बोनिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय हो जाएगा। फिर अगर हम क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का मतलब है CHCl3, फ्लोरोफॉर्म का मतलब है CHF3, है ना। जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन गया तो ये बचेगा CCl3- और ये बचेगा CF3-। अब आधे लोगों को लगेगा कि जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उधर हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, 3 Cl लगे हैं
और ये माइनस है। यहाँ 3 F लगे हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, शायद एम्स में एक बार आया है, ये माइनस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसके पास d ऑर्बिटल खाली पड़ा है, Cl के पास क्या पड़ा है, d ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, तो कितने हैं 5, तो 1 से 5 तो 3 के टोटल 15 d कक्षक में क्या जाएगा, घूमने जाएगा, कितने 15 d कक्षक में। और यहाँ तो d कक्षक होता ही नहीं है, तो जहाँ है भाई, तो यहाँ अनुनाद ज़्यादा होगा, इसलिए क्लोरोफॉर्म की अम्लीयता फ्लोरोफॉर्म से अधिक होगी। सेम कॉन्सेप्ट हमारा फिनॉल के लिए भी लगता है, किसके लिए लगता है, फिनॉल के लिए भी लगता है। कैसे लगता है, फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल में फिनॉल की अम्लीयता किससे, एल्कोहल वाले से ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि इसमें से निकलेगा तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, O- H+ निकल गया, और ये बनाएगा RO- H+ निकल गया, ठीक है। तो इस O पे ये R है, R इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, जबकि ये अनुनाद से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए फिनॉल की अम्लीयता अल्कोहल से अधिक होती है। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बेंजोइक एसिड को फिनॉल से सेपरेट किया जाए तो इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। अगर हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही लगातार अच्छे टॉपिकों को जो आपके लिए टफ लगते हैं, जिनके आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, उनको सरल तरीके से आपको बता सकें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट शानदार मज़ेदार वीडियो के साथ।